हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूं आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इसे पढ़ने से पहले बच्चा, हम तुम्हें कुछ चीज़ याद दिलाना चाहते हैं। आपने नील्स बोहर का मॉडल तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो देखो उन्होंने क्या बताया अपने मॉडल में। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो चारों तरफ ये फिक्स्ड ऑर्बिटल्स हैं और इन फिक्स्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन भी फिक्स रहते हैं, मतलब अपनी पोजीशन पर एक जगह रहते हैं। क्लियर। और उन्होंने ये भी बताया जो ये इलेक्ट्रॉन है तो उनकी जो पोजीशन और मोमेंटम वेलोसिटी हम एक ही टाइम पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, क्या बताया उन्होंने नील्स बोहर ने अपने मॉडल में, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन, मोमेंटम या वेलोसिटी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट एक ही टाइम पर, एट द सेम टाइम। ठीक है बच्चा। और जो हमारा ये है हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, उन्होंने क्या बताया, उनका जो ये प्रिंसिपल है वो इसके एकदम अपोजिट है। ठीक है बच्चा, अपोजिट मतलब बिल्कुल अलग। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि हम एक ही टाइम पर किसी पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, कोई सी भी पार्टिकल हो, तो एक ही टाइम पर हम उनकी पोजीशन और मोमेंटम वेलोसिटी क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चा। उन्होंने अपने इस रूल में यही बताया, हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, उन्होंने बताया अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम जो हम एक ही टाइम पर कैलकुलेट नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो अगर हम उसकी पोजीशन करेंगे कैलकुलेट, तो उसका जो मोमेंटम वेलोसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मोमेंटम और वेलोसिटी करेंगे तो उसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। उन्होंने अपने इस रूल में यही बात कही थी। ठीक है बच्चा। अब ये देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग 1927। क्लियर। और अकॉर्डिंग टू दिस it is impossible to find out the position and momentum of n particle, electron, neutron, proton, etc. at a same time। ठीक है बच्चा, ये चीज यही लिखी हुई है जो हमने अभी समझी। और if the position of n particle is fixed then the momentum will be uncertain। ठीक है। अगर हम किसी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स्ड करते हैं तो उसका मोमेंटम जो है वो अनसर्टेन हो जाएगा। और अगर हम मोमेंटम फिक्स्ड करते हैं उसका, तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। ठीक है बच्चा, आई होप क्लियर हो गया होगा। इतनी सी बात ही कही थी उन्होंने। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चा, अगर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगी, डेल एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। तो यहाँ जो x है वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और जो हमारा डेल्टा p है वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वेलोसिटी। ये तो इसमें क्या है बच्चा, अगर हम इसको फिक्स करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी ये अनसर्टेन हो जाएगा। क्या है ये, मोमेंटम। और अगर हम इसको फिक्स करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या, पोजीशन, ये अनसर्टेन हो जाएगी। तो यही जो था, ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। एक बार इसको नोट करो बच्चा। तो बच्चा अब इसमें आगे देखो, ये जो न्यूक्लियस है
इसके चारों तरफ ये यही तो है इलेक्ट्रॉन्स, यही कहीं होगा। मतलब ये प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी यही तो कहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है फिक्स नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? न्यूक्लियस के आसपास यही कहीं होगा। तो जैसे हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसे यहाँ में लोकेटेड करना है, इसे पता लगाना है इसकी पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे पता? इस पे एक लाइट डालेंगे ना। तो अगर इस पे लाइट डाल के हम पता करेंगे, तो इस पे हमने जो एक लाइट डाली है, वेवलेंथ डाली, तो ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मीन ये इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इस पे छोटी लाइट डालनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को लोकेटेड करने के लिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटी लाइट डालनी पड़ेगी जो कि इस इलेक्ट्रॉन से टकराए जा करके। तो वो क्या होगी, वो फोटोन ही तो होगा, वो फोटोन ही तो होगा, फोटोन ही तो डालना पड़ेगा हमें। इस पे फोटोन डालेंगे तो इसकी स्पीड जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन की इतनी तेज हो जाएगी, इसका एनर्जी लेवल इतना तेज हो जाएगा कि अपनी जगह से उधर चला जाएगा। क्लियर? देखो आपने एक ये इक्वेशन पढ़ी होगी, E बराबर एच न्यू। तो E बराबर न्यू क्या हो गया, C अपॉन लैम्डा। यही तो है बच्चा, पढ़ी होगी ना आपने। तो न्यू यहाँ C अपॉन लैम्डा हो गया। तो यहाँ ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट। तो E जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली लैम्डा के। तो यहाँ यही बात है कि अगर हम इस पे फोटोन डालेंगे तो लैम्डा जो है यहाँ डालेंगे, तो इसकी एनर्जी जो है क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी जगह से दूर चला जाएगा। क्लियर बच्चा? तो ये हमने ये चीज़ यही लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन कहीं होंगे, फिक्स नहीं है, इस रूल के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं है इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है। तो उसे पता करने के लिए हमें या तो लाइट डालनी पड़ेगी, वेवलेंथ ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता नहीं लग पाएगा, ये इससे बाहर चली जाएगी। तो इस पे हमें एक ऐसी लाइट या ऐसी लेंथ डालनी पड़ेगी जिससे कि छोटी वाली डालनी पड़ेगी, छोटी, जिससे हमें इस इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है वो पता चल सके, जो पोजीशन है वो पता चल सके। तो वो क्या है, वो फोटोन है। तो अगर हम इस पे फोटोन डालेंगे, ठीक है, तो ये इससे टकराएगा, ठीक है। जब टकराएगा तो इसकी जो एनर्जी है, जो मोमेंटम है, जो वेलोसिटी है, ये इतनी तेज, इतनी स्पीड से जाएगा, एकदम इतनी स्पीड से जो जाएगा अपनी जगह से हट के, तो हम वो इसकी वेलोसिटी और मोमेंटम हम इसका कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चा? मतलब अगर हम फोटोन डालेंगे, जो उससे टकराएगा, उससे टकरा के जो रिफ्लेक्ट होगा तो ये दूर चला जाएगा। तो हम इसका मोमेंट, जो इतनी स्पीड होगी, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि इसका मोमेंटम जो है ना हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। पोजीशन तो पता चल जाएगी लेकिन मोमेंटम वेलोसिटी हमें नहीं पता चलेगा। वो कैसे? वो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, E इक्वल टू एच न्यू, न्यू हो गया C अपॉन लैम्डा। तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो ये कांस्टेंट हो गया HC। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा के, ठीक है। तो अगर हम इस पे ये फोटोन डालेंगे तो लैम्डा जो कम हो जाएगा और एनर्जी जो है ज़्यादा हो जाएगी इसकी। तो इसीलिए हम इसकी पोजीशन तो पता कर लेंगे पर इसका मोमेंटम हमें पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है बच्चा। इलेक्ट्रॉन इज ए वेरी माइक्रो, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटा सा पार्टिकल है, तो वो हमें उसके ऊपर, इसलिए वो छोटा पार्टिकल है, इसलिए हमें उस पर छोटी लाइट ही डालनी पड़ेगी। यहाँ डाली थी ना हमने, छोटा पार्टिकल है तो छोटी लाइट डाली थी, बड़ी डाली तो वो बाहर निकल गई थी, छोटी डाली तो हमें इसका पता चल गया था। तो ऑब्जर्व्ड बाय सुपर माइक्रोस्कोप एंड ए बीम ऑफ फोटोन हैज बीन यूज्ड अंडर द रिफ्लेक्टेड लाइट, द पोजीशन ऑफ फोटोन कैन बी वेरीफाइड। ठीक है, हमें फोटोन, इसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो पता चल जाएगी जब हम फोटोन डालेंगे। When photon strike and reflected back from the surface of electron, then position of photon can be verified। ठीक है बच्चा? तो इसकी हम मोमेंटम नहीं पता कर पाएंगे। तो फोटोन ऑफ लार्ज वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस इट्स स्मॉल सरफेस अकॉर्डिंग टू प्लांक। ये प्लांक
ये यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है बच्चा, एक बार नोट करो। तो आप एक ये डायग्राम देखो, ये ओरिजिनल पाथ है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर हमने इसको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता करने के लिए इस पर एक फोटोन डाला। फोटोन डाला, अरे फोटोन डालेंगे जब भी तो पता चलेगा। तो फोटोन डाला, एक एच न्यू एनर्जी का फोटोन डाला। ठीक है बच्चा, एच न्यू एनर्जी का फोटोन डाला इस पे। किस पे डाला, इलेक्ट्रॉन पर। तभी तो ये दिखेगा हमें, इसकी पोजीशन हमें पता चलेगी। इस पर हमें फोटोन, इस पे इलेक्ट्रॉन पे हमें एक ऐसी लाइट डालनी पड़ेगी जो लाइट और इलेक्ट्रॉन की जो डायमेंशन है वो सेम हो, इक्वल हो। तभी तो हमें ये दिखेगा, जब भी तो इससे टकराएगा, इससे तभी टकराएगा जब लाइट और इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन सेम हो, तभी तो ये इससे टकराएगा। और वही लाइट हमें डालनी पड़ेगी जिसमें इसकी डायमेंशन सेम हो, तो मैच करेगी, तभी इलेक्ट्रॉन हमें क्या होगा, लोकेटेड होगा। और तो यहाँ क्या होगा, जब हम इसे ये फोटोन डालेंगे इस पे, तो ये इसकी इतनी तेज टकराएगा, ये इससे इतनी स्पीड से टकराएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी क्या, पोजीशन। तो ये वाली लाइन आपको यहाँ इसके नीचे लिखनी है, चेंज इन द पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय द इम्पैक्ट ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट। तो इसकी क्या है, पोजीशन, इसकी जो ये इतनी तेज मूवमेंट करेगा कि इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या था, इतना सा रूल था कि हम एक ही टाइम पर, एक ही समय में इलेक्ट्रॉन की या किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते एक ही टाइम पर। बस आपको ये दिमाग में रखना है, एक बार आप इसे नोट करो। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो यहाँ देखो क्या होती है लिमिटेशंस, के ये जो रूल है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, वो बड़े पार्टिकल या बॉडीज पर, जो बड़ी बड़ी चीज हैं, पार्टिकल हैं, उन पर ये लागू नहीं होता है, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो आप इधर, ये वाली इक्वेशन हमने पढ़ी थी अभी हाइजेनबर्ग में, डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो आपने ये पढ़ा होगा, जो मोमेंटम है तो P इजकल टू एम वी। तो इसके लिए डेल्टा पी के लिए क्या हो जाएगा, मास तो चेंज नहीं होगा, एम तो चेंज नहीं होगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा वी। तो हमारी इक्वेशन ये पूरा ये है ना, ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो हमारी क्या इक्वेशन निकल के आई, ये। अब इसमें इधर ये एम जो है इधर पहुंच जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ये। तो इसका क्या मीन है, डेल्टा वी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। तो इसमें अगर मास ज़्यादा होगा, किसी भी चीज़ का अगर मास ज़्यादा होगा, तो उसकी वेलोसिटी, जो मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इसीलिए ये चीज़ जो बड़ी बॉडीज़ हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, उन पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चा, तो अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, तो ये कम हो जाएगा। तो ये ही चीज़ यहाँ लिखी है, इट इज एप्लीकेबल ओनली स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ नो significance for large object because the uncertainty in position and velocity depends indirectly on mass of the object। ठीक है बच्चा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो इसमें जो ओवरऑल बात उसने ये की, जो बड़ी बॉडीज हैं, बड़े पार्टिकल हैं, उन पे ये रूल जो है वो लागू नहीं होता, क्योंकि वो जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनका क्या होता है, मास ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा होगा तो आपको मोमेंटम वेलोसिटी क्या है, वो कम हो जाएगी। इसलिए ये सुपर माइक्रोस्कोपिक जो है, जो छोटे छोटे टीनी वो है, टाइनी पार्टिकल्स, उन्हीं पर ये एप्लीकेबल है। तो ये बात कही उसने इतनी सी। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसमें आगे, तो इसका एक न्यूमेरिकल्स देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज टू बी लोकेटेड विद इन 0.1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें। ठीक है बच्चा, तो इसमें हमने ये पढ़ाई था, इसका हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो यही तो कहता है। तो इसमें हमने ये, आपको पता है ना, यहाँ ये बस ये किया है, ये हमने करा था P इजकल टू एम वी। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा है, ये वो बस यहाँ इतना किया है और कुछ नहीं किया। तो ये गिवन है, जो डेल्टा एक्स है वो ये है,
तो इसका जो एंगस्ट्रॉम है वो मीटर पे चेंज करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10-10, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक है। और मास हमारा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg और h हमारा इतना होता है। तो ये सारी वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख देंगे क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी तो इधर रख लेंगे और ये जो है m और डेल्टा x इसके इधर ले आएंगे, ठीक है बच्चा। इससे आगे क्या होगा, ये हमने सारी वैल्यू रख ली है, h की जगह h की जगह ये, और 4 है ही हमारा, 4 मल्टीप्लाई पाई की हमें पता ही है 3.14 और इस इधर या इसके लिख लिए मास और डेल्टा एक्स की। तो जो हमने सोल्व किया ये आप करके देखना, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया पर आप सोल्व जरूर करके देखना तो क्या आएगा, ये वेलोसिटी, ठीक है बच्चा। एक बार इसे नोट करो। अब हमारा ये एक और न्यूमेरिकल है, इसके साथ साथ हम इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये अनसर्टेनिटी। तो इसमें क्या है, कैलकुलेटेड अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फॉर ए मूविंग बॉल और ए स्टोन हैविंग मास 500 ग्राम या 500 ग्राम। तो इसमें क्या कह रहा है, कोई है या तो वो मूविंग बॉल है या एक स्टोन है, बॉल या एक स्टोन है, उसका जो मूविंग उसका जो वो है मास क्या है 500 ग्राम है। तो उसकी क्या निकालनी है हमें, उसका क्या कैलकुलेट करना है, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, ठीक है बच्चा। तो उसके लिए ये हमें पता ही है, ये तो समझाने वाली बात नहीं, अभी हम समझते हैं ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वी निकालना है। इसमें डेल्टा एक्स हमने पढ़ाई था, क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और जो वी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या मोमेंटम, यही तो पढ़ा था, है ना, यही तो पढ़ा था हमने। तो ये हमें निकालना है अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। तो ये हमें पता ही है, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी हाइजेनबर्ग ने, यही तो दी थी। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, h ये होता है हमारा, और डेल्टा एक्स, सॉरी ये निकालना है हमें 4, पाई की वैल्यू 3.14, और ये हमने जो 500 ग्राम मास दे रखा था वो किलोग्राम में चेंज कर लिया, ठीक है बच्चा। ये तो चेंज कर ही लेंगे हम। तो क्या आया हमारा, जो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी ओवरऑल वैल्यू आई वो ये आई। तो अब ये क्या कहती है, ठीक है, इसे समझेंगे हम, ये क्या कहती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चा अब यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज सो स्मॉल, ये जो हमें वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई है, प्राप्त हुई है, ये बहुत ही छोटी है, बहुत ही स्मॉल है। क्यों नहीं होगी स्मॉल, -33 में तो इसकी वैल्यू पावर हो गई, तो कितनी हो गई, ये बहुत स्मॉल हो गई। तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये नेग्लेक्टेड कर दी जाएगी, ठीक है। हैंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर बिग बॉडीज और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तो इसीलिए जो इसका ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो बिग बॉडीज के लिए लागू नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं होता। तो बच्चे देखो 500 ग्राम की हमारे पास बॉल है या स्टोन है, उसको आप फील कर सकते हो अच्छे से, क्यों नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं हम, उसकी हम पोजीशन भी चेक कर सकते हैं, पोजीशन भी देख सकते हैं, वो तुम घुमाओगे कैसे भी करोगे पता चलता है ना हमारे हाथ में 500 ग्राम है। तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। ये खुद वैल्यू चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोल रही है कि ये बिग बॉडीज पर लागू नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। तो यही इसमें ओवरऑल जो था इसका हम कर लेते हैं क्विक वाला रिवीजन। क्विक वाला रिवीजन मतलब मोटा मोटा। तो इसमें हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या एटम इधर इसके चारों तरफ, वे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी जो पोजीशन है, पोजीशन एंड मोमेंटम यानी वेलोसिटी, एक ही टाइम पर क्या नहीं करे जा सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस वाली इसमें हमने ये तो पढ़ा था और क्या पढ़ा था, बस इसमें ये ध्यान रखना है जो ये प्रिंसिपल है ये बिग बॉडीज बिग पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये जो सुपर माइक्रो है
उन्हीं पर ही एप्लीकेबल है। बस इतना सा ये था, मोटा मोटा हमारा रिवीजन भी हो गया। एक बार इसे आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना, जो समझ में ना आए तो आप कमेंट में कर देना क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि हमें टाइम ख़राब तो करने नहीं आया, हम यहाँ पढ़ने ही आए हैं। तो इसीलिए आज के लिए ये यहाँ इतना ही टॉपिक, ये कल नया टॉपिक चलेगा। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। लाइट की दिक्कत है, मुझे पता है, यहाँ लाइट आती है, आपको अच्छे से बोर्ड पे दिखता नहीं है, लेकिन हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है फ़र्क पड़ता है लाइट से भी, पढ़ने में मज़ा भी तभी आता है जब बोर्ड पे हमें क्लियर दिखाई दे। लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आगे तो सब ठीक हो ही जाएगा। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही।